नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत। बलरामपुर जिले में बलंगी पुलिस ने अवैध विस्फोटक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 ट्रकों से 63 टन अवैध विस्फोटक जब्त किए हैं। जब्त विस्फोटक की कीमत 24 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से अपने बयान से राजनीतिक हलचल मचा दी है। ये कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है और अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बयान तब आया है जब प्रदेश में चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं और अब तक नतीजे नहीं आए हैं। IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनके समर्थक और चाहने वाले लोग ये चाहते हैं कि वो सीएम बने, मगर सीएम कौन बनेगा ये तो हाईकमान तय करेगा। मगर अब वो अपने निर्णय से ये कह सकते हैं कि अब वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतना ही नहीं, टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन वो करते रहेंगे, मगर चुनाव नहीं लड़ेंगे आगे। वरना मैं शायद ये चुनाव भी नहीं लड़ता। तो उसमें मुख्यमंत्री नहीं वाली बात नहीं थी, पर हाँ, काम कितनी इफेक्टिवली आदमी कर पा रहा है। अगर कुछ दे रहे हैं क्षेत्र के लिए, अपन दे पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए दे पा रहे हैं, तब उसमें बने रहना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि अब स्थायित्व आ जा रहा है, स्थिरता आ जा रही है उसमें, जिसमें कहते हैं कि पानी जब रुकता है तो काई जमने लग जाती है, तो खुद आप में कैपेसिटी होनी चाहिए निर्णय लेने की, ये नहीं कि हटाया जाए आपको। तो जब आपको दिख रहा है कि आप उतना नहीं कर पाओगे तो जगह हटाने की जगह आपको खुद खाली करनी चाहिए। सबको, मेरी सोच में, मेरे लिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, सबको एक आकलन कर लेना चाहिए। मैं थोड़ा बचता था हमेशा 75 पार से और 2/3 के आसपास आ जाता था। हम लोग के कुछ साथी हैं, स्वाभाविक है, चुनाव में एक टारगेट रखना चाहेंगे, एक अपना हौसला ऊंचा रख के आदमी चलना चाहता है। तो कुछ साथियों ने 75 पार का दिया था, तो 75 पार तो मुझे नहीं लगता है कि संभव है। आज अब बोल सकता हूं, चुनाव के समय तो नहीं बोल सकता था, लेकिन 2/3 से कम आएगी सीटें तो मुझे भी निराशा होगी, क्योंकि सरकार ने काम किए हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद लगातार कांग्रेस भवन में बैठक हुई और बैठक में PCC चीफ दीपक बैज भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में फीडबैक मिल रहा है और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर कहा कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट है, जिसे लेकर PCC चीफ से बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने। छत्तीसगढ़ में दोनों चरण का मतदान पूरा हो चुका है और वोट परसेंटेज भी 75% से ज्यादा है। और इस वक्त मेरे साथ जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, जो लगातार 90 प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे हैं। आज प्रत्याशियों से क्या फीडबैक मिल रहा है? अभी कुछ विधायक प्रत्याशियों से आपने चर्चा की? प्रत्याशियों से फीडबैक हम लोग फोन के माध्यम से संपर्क कर उनसे फीडबैक हम लोगों ने लिए हैं और फीडबैक लगातार आ भी रहा है। हमारे प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, सभी से फीडबैक मना रहा है। और फर्स्ट फेज से के जो हमारे 20 सीटें और रायपुर के आसपास के कुछ सीटों से हम लोग लगातार अभी 1 to 1 हमारी मैम शैलजा मैम चर्चा कर रहे हैं। कितनी सीटें आ रही है? 75+। हमारी लक्ष्य शुरू से था 75+। हम लोगों ने शुरू से लक्ष्य रख के चले 75 लाना है। तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे फिर? स्पष्ट क्लियर है। कौन? स्पष्ट क्लियर है। स्पष्ट क्लियर है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरे चेहरे और मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन दूसरी ओर बाबा कह रहे हैं कि इस बार तो मेरी बारी है। देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा चेहरा स्पष्ट क्लियर है। तो आपने सुना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को, जिन्होंने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर है। अब देखना होगा कि कांग्रेस जो अनुमान लगा रही है उसके अनुसार रही है, वो सरकार तो बना रही है। ऐसे में अब देखना होगा अगर सरकार बनती है तो फिर कौन मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने IBC 24 से खास बातचीत में बीजेपी की जीत का दावा किया। नारायण चंदेल ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं सीएम फेस को लेकर कहा कि विधायक और हाईकमान मुख्यमंत्री को लेकर फैसला करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष और जांजगीर चांपा के भाजपा प्रत्याशी नारायण चंदेल जी हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद? अब चुनाव का जो परसेंटेज है वो भी आ गया है।
मतदान तो कल हुआ है और कुछ मतदान केंद्रों पर रात तक मतदान हुआ, 7 बजे 8 बजे तक। सूचना समाचार अभी हम लोग सब एकत्रित कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से बड़े अंतर से भाजपा की जीत होगी। इसमें आप लोगों की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन सीएम फेस एक बड़ा विषय रहा चुनाव के दौरान भी, अब भी इस पर चर्चा हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? ये कोई विषय थोड़ी होता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाएगा जिसको पार्टी कहेगी। हमारा चेहरा तो आज है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, उस चेहरे को लेकर हम मैदान में गए थे। कमल का फूल खिले इस विषय को लेकर हम मैदान में गए थे। जिसको पार्टी कहेगी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। विधायक दल का नेता, सारे विधायक जिसको चुनेंगे, हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होता है। अब जब मतदान हो गया है तो जो अभी 3 दिसंबर तक के जो गैप है उसमें करीब 14 से 15 दिन का, इसमें किस तरह की प्लानिंग है? देखिए, अभी तो हम सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं, जनता के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद क्या परिवार के साथ कहीं कुछ घूमने वगैरह का प्लान? अभी कुछ तय नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं जाएंगे जरूर। ये थे हमारे साथ नारायण चंदेल जी, जिनका साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी और जांजगीर चांपा में भी भाजपा की जीत होगी। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कहीं न कहीं जो फैक्टर है वो इस बार का भाजपा के पक्ष में रहा है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। केशकाल विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ वो राजीव भवन पहुंचे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मोहन मरकाम से शिकायत की। संतराम नेताम का कहना है कि अमीन मेमन ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। अमीन मेमन जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है, उन्होंने पार्टी विरोध काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम किया। इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं, अपनी बात को रखे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग आपकी बात को सुने हैं, आवेदन को भी हम लोगों ने दिया है सीनियर लीडरों ने, और समय पर उचित कार्रवाई होगी। राजधानी रायपुर में 16 और 17 नवंबर की दरमियानी रात कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जो मारपीट का मामला था, इसमें पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बीजेपी पार्षद राजेश ठाकुर, BJYM कार्यकर्ता शुभांकर द्विवेदी, कंवल ढिल्लन, अनिल सोनकर और प्रकाश यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि सभी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप और अन्य 3 लोगों के साथ मारपीट की है। कांग्रेस प्रत्याशी विधायक विकास उपाध्याय और विनोद कश्यप का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को प्रलोभन दे रहे थे। इस दौरान रोकने पर उन पर जानलेवा हमला किया गया। बीजेपी और कांग्रेस के इस विवाद के मामले में एक्शन कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट में FIR दर्ज कर ली गई। क्यों गाड़ी रोके हमारी गाड़ी में पूछा, तो उसी बीच में माँ बहन की गाली देते हुए मेरे छोटे साथी भाई के साथ उन लोग मारपीट। मैं पहचानता हूँ सारे लोगों को, तो उन्होंने मेरे साथी के साथ मारपीट किया। बीच बचाव में मैं गया तो मेरे साथ भी चाकू से मेरे को जान से मारने का प्रयास किया। शराब बांटना, पैसा बांटना, मुर्गा बांटना, कंबल बांटना की गतिविधियों में लिप्त होकर काम कर रहे थे और जो आम आदमी उनको रोकने के लिए मना कर रहा था उसके साथ मारपीट किया। तो कांग्रेस के हमारे साथियों ने रोकने का प्रयास किया तो उनके ऊपर भी हमला उन लोगों ने किया। कुछ युवकों के द्वारा मारपीट किया गया है, जिस पर से 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बम्स की जो सूचना थी वो झूठी निकली है। MMI अस्पताल में बम रखने की जो सूचना थी ये झूठी पाई गई है। रायपुर पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। अफवाह फैलाने के लिए ये जो कॉल किया गया था ये फर्जी कॉल था। अस्पताल प्रबंधन को फर्जी कॉल किया गया था। बम निरोधक दस्ते ने अस्पताल में जांच की है। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी की पहचान कर ली है। आरोपी ने OPD इंचार्ज को फोन किया था। कालीबाड़ी की एक दुकानदार से मोबाइल लिया गया था। आरोपी की तलाश में अब रायपुर पुलिस जुटी हुई है। तो एक बड़ा अपडेट, MMI अस्पताल की OPD प्रबंधन के पास एक फर्जी कॉल आया था और ये सूचना दी गई थी कि MMI अस्पताल के अंदर बम है। ये खबर झूठी निकली। रायपुर पुलिस ने पुष्टि कर दी है। केवल अफवाह फैलाने के लिए ये फर्जी कॉल किया गया था।
जिसकी पुष्टि जो है ये कॉल झूठी थी, रायपुर पुलिस ने कर दी है और लगातार आरोपी की तलाश जारी है। किसी दूसरे का फोन लेकर आरोपी ने अफवाह फैलाने की नीयत से ये कॉल किया था। कालीबाड़ी के एक दुकानदार से मोबाइल लिया था और लगातार एमएमआई अस्पताल में अफवाह फैलाने के लिए ये झूठा कॉल, फर्जी कॉल किया गया था, जिसकी पुष्टि अब रायपुर पुलिस ने कर दी है। तो एमएमआई अस्पताल में बम रखने की जो सूचना थी झूठी निकली। एक कॉल आया था, फर्जी कॉल, ओपीडी प्रबंधन के पास, और यह बताया गया था कि एमएमआई अस्पताल के अंदर बम है, लेकिन जब जांच की गई तो ये खबर झूठी निकली और रायपुर पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर पुलिस ने पुष्टि कर दी है संदीप की ये जो कॉल आया था ये फर्जी कॉल था। चलिए हम संदीप से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट इस बीच आपको बता दें। एमएमआई अस्पताल में बम रखने की जो सूचना थी ये झूठी निकली है, फर्जी कॉल आया था, इसकी पुष्टि रायपुर पुलिस ने कर दी है। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, फर्जी कॉल था, इसकी पुष्टि हो गई है, रायपुर पुलिस ने पुष्टि कर दी है इस मामले की। संदीप, आप सबको हमारी आवाज आ रही है? जी संदीप, रायपुर पुलिस ने पुष्टि कर दी है एमएमआई अस्पताल के पास जो फोन आया था कि बम की सूचना मिली थी ये फर्जी कॉल था। बिल्कुल, देखिए कोरी अफवाह है, कोरा झूठ है कि एमएमआई अस्पताल में कोई बम मिला था। आपको बता दें कोई शरारती तत्व था, उसने कालीबाड़ी में एक पानठेला है, उस पानठेले वाले से मोबाइल मांगा कि मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, और उसने मोबाइल लेकर जो है अस्पताल प्रबंधन के पास का नंबर था, ओपीडी इंचार्ज का नंबर उसके पास था पहले से, उसने कॉल किया और कहा कि आपके अस्पताल में 6 बम रखे हैं और फोन काट दिया। जब उस नंबर पर कॉल बैक किया गया तो ये पता लगा उसने मोबाइल दूसरे से मांग के कॉल किया था और वो लड़का तुरंत दुकान से वहां से भाग निकला। तो साफ समझ में आ रहा है कोई शरारती तत्व था और उसके पास ओपीडी इंचार्ज का नंबर था। तो ये कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है किसी ने शरारत करने के लिए अस्पताल प्रबंधन को फोन करने के लिए फोन किया था। और आपको बता दें कि बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड के साथ जो डॉग स्क्वाड है रायपुर पुलिस का, वो अस्पताल पहुंचा था। एक फ्लोर की जांच की गई है, जो लोग सामान लेके आ रहे हैं उनकी जांच की गई और इस बात की पुष्टि हो गई कि तुरंत ये सारा चीज जो है शरारती तत्वों ने किया था। अभी उसके विजुअल्स लगभग पुलिस के पास आ चुके हैं, क्लियर हो चुकी है स्थिति, पहचान की जा रही है कौन है और उम्मीद करते हैं कि जल्द वो आरोपी पकड़ा भी जाएगा। यानी सीसीटीवी फुटेज मिल गया पुलिस को उस आरोपी का, ये कह रहे हैं संदीप आप? देखिए, जो पानठेला जहां से फोन किया गया था वहां से पुलिस को बहुत तगड़े क्लू मिले हैं और उसकी पहचान हो गई है, हुलिया की पहचान हो गई है। ये पुलिस से ही सूत्रों से हमें पता लगा है तो कि लगभग उसकी पहचान हो चुकी है और कभी भी जो है आरोपी को पकड़े जाने की सूचना इसमें मिलेगी, क्योंकि साइबर पुलिस रायपुर की जो है वो इस पे लग चुकी है, तमाम इसमें जांच की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं जल्द आरोपी पकड़ा जाएगा। फिलहाल फिर से दर्शकों को बता दें कि कोरा झूठ है, ऐसा कोई ना तो बम जैसा कोई सामान ना ही कोई बम वहां पर मिला था, सिर्फ एक फोन कॉल लगाकर प्रबंधन को परेशान करने की ये शरारत की गई है। जी चलिए संदीप, आप नजर बनाकर रखें हमारे इस खबर पर, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। तो एमएमआई अस्पताल में एक फर्जी कॉल आया था, ये बताया गया आरोपी के द्वारा कि वहां पर कोई बम रखा गया है, लेकिन जब बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची और लगातार हर फ्लोर की जांच की गई तो एक खबर फर्जी निकली। प्रैंक कॉल, झूठा कॉल, फर्जी कॉल किया गया था। तो अस्पताल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, आइए आपको सुनाते हैं। शाम को हमारे स्टाफ को एक कॉल, अज्ञात कॉल आया था। कॉल आके बुलाया गया कि हॉस्पिटल में 6 बम रखा गया है। जैसे तुरंत हमने उस नंबर को ट्रेस करके देखा और तुरंत हमने एसपी ऑफिस टिकरापाड़ा थाना को सूचित कर दिया। अफवाह है, ऐसी कोई स्थिति नहीं। उन्होंने डॉग स्क्वाड टीम आई थी, निरीक्षण किए हैं, निरीक्षण में कुछ भी नहीं पाया गया है। हमारी टीम पहुंची और मैं स्वतः पहुंच करके वहां पर देखा और वहां पर हमने बीडीएस की टीम और डॉग स्क्वाड लगा करके चेक करवाए। साथ ही साथ जिस फ़ोन नंबर था उसको ट्रेस कराया, तो फ़ोन नंबर जो था वो कृष्णा पान दुकान जो अपना कालीबाड़ी के पास है उसके ऑनर गणेश प्रधान का है, उसको भी हमने डिटेक्ट किया। इस बिहाफ में हमने अभी उस पर अपने साइबर के लड़के लगे हुए हैं और पुलिस की टीम भी लगी हुई है कि जो एक शरारती तत्व है उसकी पड़ताल चल रही है।
कल फाइनल है और क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल का फीवर हर कहीं नजर आ रहा है। भारत की जीत के लिए पूजा अर्चना की बात करें या फिर दुआओं का दौर भी जारी है। 3 तस्वीरें आपके सामने। वाराणसी में गंगा घाट में खास महाआरती की गई। जीत की शुभकामनाओं के साथ दीप जलाए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। इधर वडोदरा में शनि मंदिर में क्रिकेट फैंस ने खास पूजा अर्चना की, जीत की कामना की। वहीं त्रिची में क्रिकेट प्रेमियों में भारत की जीत के लिए मंदिर में पूजा की गई। तो ये देखिए 3 तस्वीरें। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल महामुकाबला खेला जाना है। 2003 में जो हार मिली थी भारत को, बदला लेने के लिए उतरेगी भारतीय टीम और इस जीत के लिए करोड़ों भारतीयों की दुआएं भी उनके साथ है। 3 तस्वीरों के जरिए इस वक्त जो माहौल है इस देश में कल के मैच के लिए बयां करती है 3 तस्वीरें। तो क्रिकेट फैंस में वर्ल्ड कप का रोमांच अलग ही दिख रहा है। तमाम क्रिकेट प्रेमी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। वो अपने अंदाज में भारत की जीत के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, इंडिया यहाँ जीतेगा, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, इंडिया यहाँ 2011 रिपीट करेगा, इंडिया यहाँ 2011 रिपीट करेगा, इंडिया। भारत माता की जय। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतो, इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और मंत्री शिव डहरिया ने बधाई देते हुए कहा कि इस बार टीम इंडिया जरूर जीतेगी। सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और मैच के लिए हमारी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है अभी तक और आगे भी गो हेड, विन इंडिया, जीतेगा इंडिया। और जब आप इतने लंबे श्रृंखला में हार जीतते चले जाते हो लगातार, तो एक मोमेंटम भी बनता है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हो रहे हैं, तो अच्छा रोमांचक मैच होगा। पल्ला भी भारत की टीम के पक्ष में। पूरी देश उत्साहित है और अब चुनाव भी हम लोग का समाप्त हो चुकी है। हम लोगों ने भी इंडोर स्टेडियम का बुकिंग करा लिए हैं, शहीद स्मारक, और वहाँ पे जाके देखेंगे और हम चाह रहे हैं कि इंडिया जीते। लीग मैच में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और अभी तक कोई मैच इंडिया ने नहीं हारा है और कल भी ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। पूरा देश उत्साहित है और हमारे प्लेयर भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और कल का मैच हम लोग जीतेंगे। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू 7वें दिन भी जारी है। अब तक के सभी ऑपरेशन फेल हो चुके हैं। यहां तक कि अमेरिकी मशीन से मजदूरों को बाहर निकालने की जो कोशिश थी वो भी नाकाम हो चुकी है। टनल के भीतर फंसे मजदूरों तक पाइप के जरिए खाना और दवा पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, रेल विकास निगम के सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका, थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से ऑनलाइन सलाह भी ली जा रही है। आपको ये भी बता दें कि 12 नवंबर को दीपावली के दिन सुबह 4 बजे टनल का 60 मीटर का हिस्सा अचानक से धंस गया था और ये हादसा टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर हुआ था। निर्माणाधीन टनल की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर की है। तो एक एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे और कौन से हिस्से में मजदूर फंसे हुए हैं और कैसे उन तक खाने और दवाओं की सप्लाई की जा रही है। तो टनल का मुहाना आप देख रहे हैं, वहां से एक पाइप फंसी है 60 मीटर, जहां से टनल का मुहाना है उसके 60 मीटर के आसपास टनल धंसा हुआ है और उसकी दूसरी तरफ 40 मजदूर फंसे हुए हैं। पाइप के जरिए वहां तक खाना और दवाएं पहुंचाई जा रही है और कुल 4.5 किलोमीटर इस टनल की लंबाई है।
प्रशासन तो यही बोल रहे हैं कि हाँ पर डे कि हाँ कल तक सबको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, और ये चीज़ हम जब 4 दिन आज हो गया आए हुए हैं, 4 दिन से यही सुन रहे हैं, और आज 7वां दिन है इस ऑपरेशन का। और फिर कल यही बताया गया है कि फिर कहाँ इंदौर से कोई मशीन आ रहा है, अब वो फिर आज लगेगा। अब क्या होगा, अब तो आने के बाद ही देखेंगे। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही है कि घर से जो फ़ोन कॉल आ रहा है, हम क्या जवाब दें उन लोगों को, क्या बोले, यही कैसे लोग जी रहे हैं घर पे, वो तो हम ही लोग समझ रहे हैं। घर के बाकी सदस्य चिंतित बहुत ज़्यादा चिंतित है लोग। खाना पीना सब लोग 1 सप्ताह से छोड़े हुए हैं। अपनी पीड़ा क्या बताया अंदर से? अंदर तो सब चीज़ जा ही रहा है, लेकिन अंदर जब तक बाहर नहीं निकलता है थोड़ा बहुत परेशानी तो रहेगी ही अंदर। अच्छा, आप लोग हौसला नहीं हार रहे हैं? हौसला तो क्या, हम लोग भी हौसला बना के दे रहे हैं अगला को।